हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू इन यूएसए, इन इंडिया, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि इन कंट्रीज में, जो कि अदर कंट्रीज है, यूएसए, इंडिया, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड में किस तरह का सिस्टम रहा है कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू का। ठीक है, ये हमारा 10th सेशन रहेगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और यदि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, जो कि आपको फॉलो करनी है यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा ये कुछ एमसीक्यू की प्लेलिस्ट है, ठीक है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी तक हमने कंप्लीट इन सभी टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। आज हम सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है, एज पर सिलेबस चल रहे हैं। और सबसे पहले सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू को जानने से पहले जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू क्या होता है? जब हम इवेल्युएशन करते हैं किसी भी लॉ की, जो भी पर्टिकुलर लॉ बनाया जाता है हमारे लिए लेजिस्लेचर के द्वारा, ठीक है, जब हमारी पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लॉ बनाया जाता है तो हम उसका एवेल्युएशन करते हैं कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सही है लॉ या नहीं है। हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को जो है वो इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू इज द इवेल्युएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ, ठीक है। और ये प्रिजर्व करता है कि लॉ जो भी बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, क्या वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो वो सही है, क्या वो किसी भी प्रोविजन के, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को वायलेट तो नहीं कर रहा, ठीक है। और कोई भी ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिया गया है, ठीक है, तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट तो नहीं लिया गया, ठीक है। इस बात को जो है वो डिटरमाइन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू में, ठीक है। इट इज इंटरेस्टेड विद द पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दैट कैन डिसाइड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, ठीक है, कि इसमें संवैधानिक न्यायालय को ये शक्ति दी गई होती है, पावर सौंपी गई होती है कि आप डिसाइड करो किसको, लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को, कि ये पर्टिकुलर लॉ, ये जो बनाया गया है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सही है या नहीं है। और जो भी गवर्नमेंट के एक्शन लिए जा रहे हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू। और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, ठीक है, ये बोला है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, जिसे हम बेंच भी कहते हैं, वो प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल के राइट को और प्रोवाइड करता है कैसा प्लेटफॉर्म जो कि सॉल्व करेगा ऐसे डिस्प्यूट, ठीक है, कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाए कि ये जो लॉ पर्टिकुलर बनाया गया है ये सही है, सही नहीं है, इससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाए तो इसको ये सॉल्व करता है, रिव्यू करता है लेजिस्लेशन के द्वारा बनाए गए लॉ को और एक्सेस करता है द फेथफुलनेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। और जो भी अथॉरिटी रिव्यू करेगी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ को, वो प्रोवाइड करती है प्रोवाइड द पॉलिटिकल पार्टी विद इंश्योरेंस टू इंस्पेक्ट एंड फ्यूचर सिनेरियो, ठीक है। और ये कोई बोला है कि गवर्नमेंट नहीं बनाती, बल्कि ये अथॉरिटी क्या करती है, ये सिर्फ और सिर्फ ये देखती है कि जो कोई भी लॉ लीडिंग गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सही है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा लॉ बना दिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ही नहीं है, तो इसको क्या किया जाता है, उन डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के द्वारा। अब नीड क्या थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू की? बोला है कि जैसे हम जानते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी में जो है वो किसे जो है लोगों का विश्वास उठने लगा है और लोकतंत्र ही एक ऐसा एकमात्र शिकार राजनीति है, ठीक है, लोकतंत्र का। और मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू करते क्यों है? ताकि एग्जामिन किया जा सके कि जो भी लॉ बनाए जा रहे हैं और जो भी एक्टिविटी है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, ठीक है। इसलिए यही जरूरत है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू की, ठीक है। और इसलिए बोला कि एग्जामिन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के कि कोई भी लॉ जो बनाया गया है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्या वो इंश्योर करता है इक्वालिटी को, फर्टिलिटी को, जस्टिस को, ठीक है, कि सभी लोगों में वो जस्टिस तो दिलवाएगा ना लोगों को, ऐसा तो नहीं होगा कि किसी के साथ कोई भेदभाव होगा उस लॉ से।
तो इस सभी को जो है वो एग्जामिन किया जाता है। टू सीट द कॉन्स्टिट्यूशनली नेवर फेल द ट्रांसलेट की ये देखा जाता है कि जो लॉ बनाया गया है वो कहीं किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, फॉर्टर्निटी या कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है क्या उसको वायलेट तो नहीं कर रहा। ठीक है, इसी चीज को जो है वो देखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू में। ठीक है, तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, लॉ को इवेल्युएट करते हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ को जो है वो इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, अब पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ लॉ की, डेमोक्रेसी एंड प्रोटेक्ट करना है किसको, ह्यूमन राइट को। और द सिविल लॉ कंसेप्ट करेक्टराइज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू। ठीक है, कि हम नागरिक कानून अवधारणा संवैधानिक समीक्षा की विशेषता को बताता है। ठीक है, कि कई ऐसे कठोर संविधान, रिजिड संविधान है और इन अदर कंट्रीज में, मेनी कंट्रीज में, जैसे हमारे इंडिया में भी है, हमारा इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व भी है और फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, किस तरह से होगा रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, कि यहाँ पर अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या टफ है, यदि टफ है प्रोसीजर तो उसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, फ्लेक्सिबल कहा जाता है कि हम उसमें आसानी से जो है वो क्या कर सकते हैं, उसमें आसानी से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री थी जिसने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू को अडॉप्ट किया था। ठीक है, द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आर नॉट सेपरेट एट द फेडरल एंड द स्टेट। ठीक है, अब बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शो द डेवलपमेंट ऑफ आइडिया एंड कंसेप्ट दैट वी नीडेड फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि हमारे भारत के संविधान में उन हमें आइडियाज मिलते हैं, कोई ऐसी अवधारणा के विकास को ये दर्शाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि संविधान बनाने के लिए आवश्यक थी। और हम कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन रखना चाहते हैं। कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में क्या है, सबसे ज्यादा सुप्रीम क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करना चाहते हैं। और ये इससे मेंटेन क्या किया जाता है, इक्विलिब्रिज्म बिटवीन द स्टेट और सेंटर, ताकि उनमें रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो सके, मतलब जो पावर्स है उनका सही से जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और संतुलन बनाया जाए। ठीक है, बात करते हैं सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कहां पर, यूएसए में। सबसे पहले यूएसए में देखते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज अ सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू जिसमें इन्वॉल्व किया जाता है, कि मतलब यहां पे बोला कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हम क्या करते हैं, जब देखते हैं कि वहां संवैधानिक समीक्षा की क्या कुछ प्रणाली है, तो वहां क्या है, एक ऐसा सिस्टम है किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू का, जिसमें आपकी जुडिशरी, प्राइमरी फेडरल कोर्ट, ठीक है, जुडिशरी में सबसे ज्यादा प्राइमरी क्या है, फेडरल कोर्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू का एक महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका कौन निभाता है, क्या, फेडरल कोर्ट। ठीक है, और प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, और न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया भी क्या है इसमें शामिल। और यूएसए में ऐसा सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू का जिसमें फंडामेंटल एस्पेक्ट माना जाता है कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अलाउ करता है जुडिशरी को कि एक्सेस द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ एंड गवर्नमेंट एक्शंस। ठीक है, कि संवैधानिक समीक्षा की अमेरिकी प्रणाली देश के संवैधानिक ढांचे का एक मूलभूत पहलू है, जो कि न्यायपालिका को कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिकता का आकलन करने की अनुमति जो है वो देता है। ठीक है, अब बात करें कुछ एक की पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, क्या कुछ हमारे सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू की क्या कुछ की पॉइंट है, कहां पर, यूएसए में। तो सबसे पहले आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का की पावर किसको दी है यूएसए में, ठीक है, किसको दी है, कोर्ट्स को दी है, पर्टिकुलरली किसको, फेडरल कोर्ट को। सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट किसको कैसे बोला जाता है, जब हम जुडिशियल रिव्यू का मामला लें तो फेडरल कोर्ट वो एग्जामिन करेंगे और वैलिड इनवैलिडेट करेंगे गवर्नमेंट के एक्शन को, यदि कोई ऐसा रेगुलेशन, कोई ऐसा एक्शन लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो सही नहीं है या वायलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन की, तो उसको इनवैलिडेट करार कर दिया जाता है किसके द्वारा, फेडरल कोर्ट के द्वारा। ठीक है, और ठीक है, और ये सब यहाँ पर केस भी है कि आप देख लीजिएगा, ठीक है, याद रहेगा तो, मरवरी वर्सेस मेडिसन 1803 का केस है। ठीक है, यहाँ पर बोला है इस केस के माध्यम से ही बताया गया था कि जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास है, सबसे ज्यादा फेडरल कोर्ट के पास है।
अब सुप्रीम कोर्ट भी है वहां पर, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट क्या है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड जो है वो माना जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी दी गई है कि आप इंटरप्रेट करो और अप्लाई करो कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस, कॉन्स्टिट्यूशन को टू केसेस में, और यदि कंट्रोवर्सी आती है तो आप उसको जो है वो सॉल्व करो। ठीक है, और द कोर्ट डिसीजन क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या होता है, वो बाइंडिंग होता है ऑल फेडरल और आपके स्टेट को। ठीक है, तो यह जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होते हैं वो सभी लोअर कोर्ट को जो है क्या होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। अब फेडरल कोर्ट क्या होते हैं, फेडरल कोर्ट जिसको हमने बोला कि ये क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू की पावर सबसे ज्यादा फेडरल कोर्ट को दी गई, जैसे कि हम यहाँ देखें ना, जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो पर्टिकुलरली फेडरल कोर्ट को सबसे ज्यादा दी गई है। तो यहां पर बोला कि आप फेडरल कोर्ट होते कौन से कोर्ट है, तो फेडरल कोर्ट यूएसए में किसे कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को कहा जाता है, और अपीलेट कोर्ट को भी कहा जाता है, मतलब उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही वहां क्या जाता है, अपीलेट कोर्ट कहा जाता है। इसके पास अथॉरिटी है कि ये क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू करेंगे, और कोई भी ऐसा इंडिविजुअल और एंटिटी, ठीक है, बिलीव उसको ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा लॉ है वो, यदि किसी के भी पर्सन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की वायलेशन हुई है तो वो डायरेक्ट फेडरल कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, जैसे कि हमारे यहाँ के आर्टिकल 32 में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं यदि हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट के वायलेशन होते हैं। तो वहां पर भी है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई एंटिटी, यदि उसको लगता है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की वायलेशन हुई है तो वो फेडरल कोर्ट में जो है वो केस फाइल कर और जस्टिस ले सकता है और उस लॉ को डिक्लेयर करवा सकता है, और कोई भी गवर्नमेंट एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर करवा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा बोला है कि कुछ एक ऐसे नंबर ऑफ केसेस मतलब देखे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इन यूनाइटेड स्टेट को एक आकार देने की वहां पर कोशिश की गई है, मतलब अलग अलग केसेस, जैसे हमारे इंडिया में भी है, अलग अलग केसेस सुने जाते हैं और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को उन केसेस के दौरान जो है वो इंटरप्रेट किया जाता है या चेक किया जाता है। तो इसी तरह से कुछ एक लैंडमार्क केसेस भी यहाँ है। ठीक है, और यहां पर बोला है कि द डिसीजन बिकम पार्ट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सर्व एज अ प्रेसिडेंट, और जो भी केसेस जो डिसाइड किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट की तरह जो है वो उनको लोअर कोर्ट में या फ्यूचर के केसेस में जो है अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब स्टेट कोर्ट की बात कर लेते हैं। तो स्टेट कोर्ट के पास भी यहाँ पर अथॉरिटी है क्या करने की, रिव्यू करने की, किसको, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को ऑफ स्टेट लॉस को, और कोई ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिए गए हैं तो यहाँ पर स्टेट कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो उसको रिव्यू कर सकता है। स्टेट सुप्रीम कोर्ट में भी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेम उसके पास पावर, यहाँ पर जैसे हमारे इंडिया में क्या है ना, सिर्फ हमारी इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, मतलब हम सभी का एक सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, स्टेट का अलग से सुप्रीम कोर्ट है और यूएस मतलब वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग से सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पर बोले स्टेट सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिमिलर रोल प्ले करता है। यूएस सुप्रीम कोर्ट भी सिमिलर जो है वो रोल प्ले करता है, बट अपनी जुरिस्डिक्शन में, ठीक है, विद इन देयर ओन जुरिस्डिक्शन। फिर क्या है कि चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। बोले द सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू क्या है, की कंपोनेंट है कि चेक एंड बैलेंस जो है वो मेंटेन किया जा सके और ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट को जो है वो मेंटेन किया जाए, मतलब वहां पर चेक एंड बैलेंस जो है वो देखा जाता है। ठीक है, और जुडिशरी एक्ट करती है चेक ऑन लेजिस्लेटिव पर भी, एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस पर भी, लेजिस्लेटिव पर किस तरह से कि जो भी लॉ बनाया गया है गवर्नमेंट का क्या वो सही है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस में क्या आता है, जो भी गवर्नमेंट के एक्शन लिए गए हैं क्या वो सही से लिए गए हैं या नहीं लिए गए। ठीक है, तो चेक एंड बैलेंस का भी काम कौन करता है, यहाँ पर जुडिशरी करती है। अब पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप भी है, बोला है कुछ इसके एडिशन में कुछ एक इंडिविजुअल प्लेंटिफ और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसी एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है, वो यदि कोई भी बोला है ऐसे लोग हैं जो कि कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप भी होता है जो कि लोगों के हितों के लिए काम करता है। ठीक है, और कोई ऐसा एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो किसी भी कानून को और साथ ही साथ गवर्नमेंट एक्शन जो भी लिए गए हैं उनके कार्य को जो वो चैलेंज कर सकता है लॉ सूट के माध्यम से। ठीक है,
तो ये दीज ग्रुप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि शेप किया जा सके, मतलब एक तरह से जो है वो सही तरीके से जो है वो चैलेंज किया जा सके यदि कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा सही से एक्शन नहीं लिया गया, कोई ऐसा लॉ बना दिया गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वैलिड नहीं है, तो ठीक है, यहां पर बोले पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अमेंडमेंट प्रोसेस क्या है, तो बोले यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में जो है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन कैन ऑल्सो चेंज थ्रू द फॉर्मल अमेंडमेंट, की यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसे चेंज किया जा सकता है फॉर्मल अमेंडमेंट के प्रोसेस से भी, जो कि कहां बताई गई है, आर्टिकल 5 में बताई गई है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और ये प्रोसेस जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है फॉर द मॉडिफिकेशन और एडिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि इस प्रोसेस अमेंडमेंट के माध्यम से आप फॉर्मल अमेंडमेंट के माध्यम से क्या किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई भी किया जा सकता है और इसमें एडिशन भी किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को, ठीक है। और ये क्या है, बोले मेकिंग इट अ वे टू एड्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, जिससे क्या है संवैधानिक मुद्दों को संबोधित करने का एक तरीका जो है वो बन जाता है। और हम इसकी ब्रीफ में देखें, बहुत संक्षिप्त में देखें तो एक यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू का एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जिसको पावर सबसे ज्यादा पावर किसको दी है कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू करने की, तो जुडिशरी को, प्राइमरली किसको फेडरल कोर्ट को, ठीक है, हमने यही देखा ना फेडरल कोर्ट को दी गई है, और टू रिव्यू करने की पोटेंशियली स्ट्राइक डाउन द लॉ एंड गवर्नमेंट एक्शन दैट आर फाउंड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, कि यहां पर फेडरल कोर्ट को पावर दी गई है कि आप गवर्नमेंट के एक्शन को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशन करार कर सकते हो यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा गवर्नमेंट एक्शन है या लॉ है वो सही से नहीं बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो सही नहीं है, तो क्या किया जा सकता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार किया जा सकता है, ठीक है। और दिस सिस्टम जो है वो हेल्प करता है इंश्योर दैट अ गवर्नमेंट ऑपरेट विद इन द बाउंड्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड माइनॉरिटी ग्रुप। अब बात करते हैं यूएसए का, देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया में कैसा सिस्टम है, तो बोला है कि इंडिया में एक ऐसा सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू का जिसमें सबसे ज्यादा पावर किसको दी है, जुडिशरी को। जुडिशरी में मैं प्राइमरली किसको है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको बहुत इजी लगेगा क्योंकि इंडिया का, लेकिन इसके अलावा कंपैरेटिव पब्लिक लॉ को समझने में इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये जो है वो लॉ स्कूल में हम लोगों ने ज्यादा नहीं पढ़ा होता है, ठीक है। तो वहां पर हमें जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस करना होता है कि इंडिया में कैसा सिस्टम है, अदर कंट्रीज में कैसा सिस्टम है। तो ये कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का एक स्टडी ही है जब हम कंपैरेटिवली एनालिसिस करते हैं अदर कंट्रीज की लीगल सिस्टम का, ठीक है। तो इंडिया में देखते हैं, तो इंडिया में किस तरह का सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू का, तो इसमें पावर दी गई है किसको, जुडिशरी को, प्राइमरली किसको, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, कि वो रिव्यू कर सकता है और स्ट्राइक डाउन कर सकता है लॉ और गवर्नमेंट एक्शंस को यदि वो कोई भी ऐसा लॉ बनाया गया है जो कि वायलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन की, कोई भी गवर्नमेंट एक्शन लिया गया है जो कि वायलेशन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजन की या किसी के फंडामेंटल राइट की वायलेशन कर रहा है, तो वहां पर उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है, ठीक है। और फिर बोला द इंडियन सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू प्ले करता है क्रूशियल रोल, ठीक है, ताकि अब होल्ड किया जा सके रूल ऑफ लॉ को और प्रोटेक्ट किया जा सके किसको, फंडामेंटल राइट को, ठीक है। और जिसको हम पॉइंट टू पॉइंट अब डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले आता है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहां पर बोला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है, हाईएस्ट कोर्ट इन कंट्री है, ठीक है, जिसको भी पावर दी गई है सबसे ज्यादा क्या करने की, जुडिशियल रिव्यू करने की, और इसके पास अथॉरिटी है कि इंटरप्रेट करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और डिसाइड करेगा लॉ को कि क्या ये लॉ बनाया गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, ये गवर्नमेंट का कोई एक्शन लिया गया है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। अब हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं, तो बोले इसके अलावा हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट तो हमारा हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसके अलावा अलग अलग स्टेट में अपने अपने हाई कोर्ट्स हैं, तो इसी तरह से जो है वो हाई कोर्ट्स भी काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं, उनको पावर दी गई होती है जुडिशियल रिव्यू की विद रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन, अपनी जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो भी क्या करते हैं, केसेस को सुनते हैं और चैलेंज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द स्टेट लॉज और एक्शंस, ठीक है। अब बात करते हैं जुरिस्डिक्शन, तो वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट क्या है इंडियन सिस्टम में कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू किया जाता है, ये पावर किसको दी गई है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्या कर सकते हैं, वो रिट इश्यू कर सकते हैं, और दीज रिट्स जैसे कि हैबेस कॉर्पस, मेंडामेंट, सर्सियोररी, प्रोहिबिशन, क्वा वारंटो, इन सभी रिट्स को मैंने बहुत डिटेल में एक सेशन में किया था, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सेशन रहा होगा, ठीक है।
तो देख लीजिएगा वहां से। तो इन रिट को इशू कर सकते हैं और लीगल ऑर्डर भी जारी किया जा सकता है, किसके लिए? प्रोटेक्ट करवाने के लिए और इन्फोर्स करवाने के लिए किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट को, ठीक है। और द कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो रिट इशू कर सकते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी को, प्राइवेट इंडिविजुअल को और एंटिटी टू इंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर अपहेल्ड, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात कर लेते हैं। तो इन इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सिग्निफिकेंट मैकेनिज्म रहता है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू में, पीआईएल में अलाउ किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन को, कि आप फाइल कर सकते हो पिटीशन, किसके लिए? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, चाहे आप उस मैटर से डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हो या नहीं रहे हो। तो आप उस जनता के बिहाफ पर भी जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हो, पिटीशन फाइल कर सकते हो, ठीक है। और इंक्लूडिंग जैसे कि आपका कोई ऐसा मैटर हो गया जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर है, मतलब इस तरह के जो सार्वजनिक मुद्दे होते हैं उनकी पिटीशन फाइल किया जा सकता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से, ठीक है। और ये अदालतों को संवैधानिक अधिकार और उल्लंघन सहित सार्वजनिक चिंता के मामलों को लेने में सक्षम जो है वो बनाती, ठीक है। अब बात करें अमेंडमेंट के प्रोसेस की, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो अमेंड किया जा सकता है। आप जानते हैं स्पेसिफिक प्रोसीजर है जो कि बताया गया है हमारे अंडर आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। बोला है कि वाइल द प्रोसेस अलाउ, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप इस प्रोसेस को अडॉप्ट करके क्या कर सकते हो? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को मॉडिफाई कर सकते हो। इट डज नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट पावर लेजिस्लेचर, ठीक है। इसमें जो है वो लेजिस्लेचर को यह बोले विधायिका को पूर्ण शक्ति जो है वो प्रदान नहीं करता, लेकिन न्यायपालिका के पास संवैधानिक संशोधन करने की, संशोधनों की समीक्षा करने और उनको रद्द करने का अधिकार रहता है। कि ये जो है एब्सोल्यूट राइट लेजिस्लेचर को भी नहीं दिया गया है कि आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजन को अमेंड कर सकते हो। जुडिशरी को ये अथॉरिटी दी गई है कि आप रिव्यू करो और स्ट्राइक डाउन कर सकते हो यदि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी गई है, यदि वो वायलेट कर रही है किसको? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आप उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हो, ठीक है। और जिसकी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ये केस में भी हेल्ड हुआ था, केशवानंद भारती केस 1973। इसके अलावा बात करें इंटरप्रिटेशन एंड प्रेसिडेंट की, तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेट अ लीगल प्रेसिडेंट की, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं, जो डिसीजन होते हैं और हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो एक सेट किए जाते हैं एक लीगल प्रेसिडेंट। और ये लीगल प्रेसिडेंट क्या होते हैं? बाउंड होते हैं, सभी लोअर कोर्ट्स को जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो लोअर कोर्ट आर बाउंड होते हैं बाय दीज प्रेसिडेंट, ताकि इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इन द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। अब पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप भी होते हैं, हमारे इंडिया में भी है, ठीक है। कि सिमिलर कुछ एक जैसे यूनाइटेड स्टेट जैसे हमने डिस्कस किया, तो यहां हमारे इंडिया में भी कुछ एक पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जैसे कि एनजीओस, ठीक है। कुछ ऐसे ग्रुप और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू में, ठीक है। किस माध्यम से? कि वो इन लोगों के माध्यम से जो है वो इन लोगों के बिहाफ पर जो है वो केस फाइल कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। तो वहां पर भी जो है वो इन सभी मामलों को लाकर, जो चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट की हो या इन्फोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल एंड सोशल जस्टिस इश्यूज हो, ठीक है। तो आप इन सभी केसेस को जो है वो फाइल करके, ये ग्रुप जो है वो अपने बिहाफ पर इन सभी केसेस को फाइल करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। हम संक्षिप्त में जब हम देखें समरी में, तो इंडियन का ऐसा सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू करने का सबसे ज्यादा पावर किसको दी है? जुडिशरी को दी है, पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को दी है कि आप रिव्यू कर सकते हो, पोटेंशियली इनवैलिडेट करार कर सकते हो किसी की भी लॉ को और गवर्नमेंट एक्शन को, यदि कोई भी ऐसा प्रोविजन बनाया गया है, कोई भी ऐसा लॉ बनाया गया है जिसमें कोई भी प्रोविजन जो है इनकंसिस्टेंट होता है विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। और इंश्योर किया जाता है कि प्रोटेक्शन हो किसकी? फंडामेंटल राइट की और रूल ऑफ लॉ की। अब बात करते हैं कि सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू किस तरह का है फ्रेंड्स में। तो फ्रेंड्स में बहुत यूनिक सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू का, जिसे हम ज्यूरिसडिक्शनल रिव्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा, ज्यूरिसडिक्शनल रिव्यू भी कहते हैं।
और ये डिफरेंट है, डिफर्स है सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द अदर। जैसे कि हमने यूनाइटेड स्टेट का सिस्टम देखा, मतलब अमेरिका का देखा और अपनी इंडिया का देखा, तो वहां के सिस्टम से जो है वो बिल्कुल यहाँ पर अलग है। ठीक है, आप समझेंगे कि किस तरह से अलग है। ठीक है, कि जैसे हमारे इंडिया का और यूएसए का सिस्टम थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, लेकिन फ्रांस का जो है वो सिस्टम बहुत अलग सा। ठीक है, तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल होती है, जिसे काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है। ठीक है, एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू करने के लिए इन फ्रेंच में। हियर एज एन ओवरव्यू, ठीक है, जहां और सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू और वर्क किस तरह से होता है फ्रेंच में, इसको हम अभी समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल जिसे हम कहते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है जो कि इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है और एस्टैब्लिश किया गया है किसके द्वारा, फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 1958 में, जिसे हम ऑल्सो नॉन एज अ फिफ्थ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें जो है वो 9 मेंबर होते हैं। ठीक है, 3 मेंबर जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक के द्वारा, 3 मेंबर जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल असेंबली के द्वारा, और 3 मेंबर जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ सीनेट के द्वारा। और ये टोटल 9 मेंबर होते हैं। ठीक है, जो कि गैर नॉन रिन्यूएबल टर्म्स पर जो है वो काम करते हैं। ठीक है, नवीनीकरण की शर्तों पर जो है काम करते हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक, ठीक है, इसके अलावा जुरिस्डिक्शनल रिव्यू क्या होता है। ठीक है, तो वहां बोला कि प्राइमरी फंक्शन क्या रहता है कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल का, कि इंश्योर करना किसको, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ को बिफोर, कि यहां पर जैसे हमारे यहां होता है ना कि लॉ पहले बन गया, ठीक है, उसको बाद में जो है वो देखा जाता है कि ये जो लॉ बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजन की वायलेशन तो नहीं कर रहा, लेकिन यहां क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ को देखा जाता है बिफोर दे आर प्रोमुलगेटेड एनेक्टेड इन द फ्रेंच, की लॉ बनने से पहले ही उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ को जो है वो इंश्योर किया जाता है। ठीक है, और ये रिव्यू इट रिव्यू लॉ एंड रेगुलेशन टू वेरीफाई वेदर दे कंप्लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर बोला है कि ये सत्यापित करना कि कानून जो भी बनाए गए हैं, ठीक है, कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए। ठीक है, तो ये पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल कैन नॉट रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल होती है, ठीक है, वो रिव्यू नहीं करती कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ को, ये रेगुलेट एंड रेगुलेशन आफ्टर दे हैव बीन प्रोमुलगेटेड इन द अदर कंट्रीज। ठीक है, बल्कि ये क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल पहले ही जो है वो रिव्यू कर लेती है, जब लॉ बना ही नहीं था। मतलब ये काउंसिल जो है वो इंश्योर करती है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ को बिफोर दे आर प्रोमुलगेटेड, कि लॉ बनने से पहले ही उसको जो है वो देखा जाता है कि क्या इसमें कोई प्रोविजन ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन की वायलेशन कर रहा है। तो बोले इंस्टेड द रोल एज अ प्रिवेंटिव एमिंग है, क्या है कि अवॉइड करना है अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को फ्रॉम टेकिंग इफेक्ट। ठीक है, कि इसके बजाय या इसमें एम क्या है कि इसका रोल क्या रहता है, ठीक है, जुरिस्डिक्शनल रिव्यू का, कि अवॉइड करना है अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को इफेक्ट में आने से पहले ही जो है वो उसको अवॉइड करना। ठीक है, अब बात करते हैं रेफरेंसेस फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। ठीक है, तो बोला कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल रिव्यू प्रपोज्ड लॉ बिफोर दे आर साइंड बाय द प्रेसिडेंट एंड प्रोमुलगेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, कि संवैधानिक परिषद जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित होने या सरकार के द्वारा प्रख्यापित होने से पहले जो है वो कानूनों की समीक्षा करती है। ठीक है, और इससे पहले इट इज मैंडेटरी फॉर द सर्टेन टाइप ऑफ लॉ टू रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल बिफोर दे आर एनेक्टेड, कि वैसे ही है कि यहाँ पर कानूनों को जो है कि उसकी संवैधानिकता को लॉ बनने से पहले ही जो है वो चेक किया जाता है। ठीक है, कि पहले ही जो है वो उसको इंश्योर किया जाता है क्या ये लॉ जो है वो बना है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, और द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, प्रेसिडेंट ऑफ सीनेट कैन रेफर कर सकते, रेफर अ प्रपोज लॉ, कि वो देखते हैं कि क्या ये जो लॉ बना है, ठीक है, कि इसमें कोई डाउट तो नहीं है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बारे में कोई संदेह है या नहीं। ठीक है, अब सिटीजन पिटीशन कि यदि क्या होता है कि कुछ एक केसेस होते हैं जहां पर इंडिविजुअल सिटीजन के द्वारा जो एक पिटीशन फाइल की जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल को, कि टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ को। ठीक है, तो यहां पर बोले इन सम केसेस में जहां पर
इंडिविजुअल सिटीजन भी क्या कर सकते हैं, पिटीशन कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल को कि आप रिव्यू करो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ को, ठीक है। लेकिन उनके पास जो है वो कुछ एक लिमिटेड सी पावर होती है इंडिविजुअल सिटीजन की, ठीक है। और फिर है कि डिसीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, ठीक है, कि संवैधानिक परिषद के निर्णय भी होते हैं, बोला आफ्टर रिव्यूइंग लॉ, कि जब पूरा रिव्यू कर लिया लॉ तो, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल क्या करती है, एक इशू करती है डिसीजन और डिक्लेयर करती है कि ये जो लॉ बना है वो सही है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वैलिड है या नहीं है। और इफ कॉन्स्टिट्यूशनल यदि लगता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल जो है वो किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशन करार कर देती है कि ये जो लॉ बनाया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये क्या है, नल है एंड वॉइड है, और इसको प्रोमलगेट और इन्फोर्स ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स में एक थोड़ा सा सिस्टम ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा कि लॉ को बनने से पहले ही उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक किया जाता है, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल क्या करती है, इशू करती है डिसीजन, डिक्लेयर करती है कि ये लॉ जो बनाया गया है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सही है या नहीं है। और यदि कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल जो है वो फेल हो जाती है कि ये जो लॉ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब उसको ऐसे लगता है, सॉरी फेल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल फाइंड करती है कि ये जो लॉ बनाया गया है क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये नल है और वॉइड है और उसको प्रोमलगेट ही नहीं किया जाएगा, इन्फोर्स ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट क्या है, बोले इन एडिशन वेरीफाई द कंफर्मिटी ऑफ द लॉ एंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल जो है वो ऑल्सो इंश्योर करती है कि जो लॉ बना है वो विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट एंड प्रिंसिपल इंक्लूडिंग इक्वलिटी बिफोर लॉ। यहां पर बोला कि ये जो लॉ बनाया गया है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल है ना, वो ऑल्सो वेरीफाई करती है, इंश्योर करती है कि जो लॉ बना है क्या वो फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन करता है या नहीं कर रहा है, क्या इसमें इंक्लूडिंग है इक्वलिटी बिफोर लॉ या नहीं है, ठीक है। लिमिटेड रोल किसका रहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का रहता है। यहाँ पर बहुत लिमिटेड रोल रहता है फ्रेंड्स की कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के पास लिमिटेड रोल है इन रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। अमेंडमेंट कैन ओनली रिव्यू फॉर प्रोसीजरल conformity but not here substantive contents। और वंस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज अप्रूव्ड हो जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, तो इसको जो है वो क्या नहीं किया जा सकता, इसकी संवैधानिकता के आधार पर जो है वो इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की बात करेंगे तो बोला मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू जो है उनसे इंस्पेक्ट किया जाता है कि ये पॉलिटिकली न्यूट्रल है और इंडिपेंडेंट है, ठीक है। क्योंकि आप जो है वो एक ही पार्टी को बार बार जो है वो जिताओगे और वही रूलिंग पार्टी रहेगी, तो वहां पर जो है वो सही से सिस्टम नहीं चल सकेगा, ठीक है। तो देयर अपॉइंटमेंट आर डिजाइन टू इंश्योर दैट द काउंसिल इज नॉट डोमिनेटेड बाय एनी वन पॉलिटिकल पार्टी और आइडियोलॉजी, ठीक है। इन समरली में हम देखें तो फ्रेंड्स का है वहां सिस्टम कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू का, ठीक है। तो प्लेस द कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल एट द एंटर इंश्योरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। तो बोला है कि यहाँ पर क्या होता है ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ है इसको लॉ के इनेक्ट होने से पहले ही जो है वो पता लगाया जाता है कि क्या ये जो लॉ हम बनाने जा रहे हैं क्या वो सही काम करेगा, मतलब क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वैलिड है या नहीं है। तो दिस प्रिवेंटिव अप्रोच का एम क्या है कि क्या करना, मतलब इस लॉ इस तरह के हम प्रोसेस को यूज करते हैं, इसको अपनाते हैं, तो इसका एम क्या है, प्रिवेंट करना है, ठीक है। और क्या करना है, मेंटेन करना है द इंटीग्रिटी ऑफ फ्रेंड्स की कॉन्स्टिट्यूशन को और अपहोल्ड करना है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे एक बार लॉ जो है वो मतलब आप पहले बना दे रहे हो उसके बाद उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को जो है वो चेक कर रहे हो, तो उससे पहले ही जो है उसको वहां पर देख दिया जाता है कि ये जो लॉ बना है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो सही है या नहीं है। ये था हमारे फ्रेंड्स के कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू इन स्विट्जरलैंड की। तो स्विट्जरलैंड में बहुत यूनिक सा सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू का, जो कि डिफरेंट है मैनी अदर कंट्रीज से, ठीक है। अलग अलग कंट्री का अपना अपना सिस्टम होता है, वैसे ही हमारे इंडिया में यूएसए में अलग अलग सा सिस्टम है, ठीक है। तो यदि आपको समझ थोड़ा सा कम आए, मतलब यहाँ कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, थोड़ा सा यदि आपको टफ भी लग रहा है
तो आप क्या कर सकते हो, इसको दोबारा से देख सकते हो जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। स्विट्जरलैंड हैज यूनिक सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेनी अदर कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रलाइज कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होता है, ठीक है, और ठीक है, संवैधानिक मतलब यहाँ पर जो पावर्स होती है ना वो विकेंद्रीकृत करी होती है संवैधानिक न्यायालय को, भले कई देशों से जो है यहाँ पर अलग है। यहाँ पर स्विट्जरलैंड संवैधानिक समीक्षा की एक विकेंद्रीकृत प्रणाली पर जो है वो निर्भर करता है, ठीक है, कि यहाँ पर स्विट्जरलैंड जो है वो रिलाई करता है ऑन द डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू, जिसमें की पॉइंट क्या है, सबसे पहले फेडरल सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर फेडरल सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा पावर दी गई है, इसको हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी बोला जाता है इन स्विट्जरलैंड में। वाइल इसको प्राइमरी और फाइनल कोर्ट ऑफ अपील माना जाता है सिविल क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन केसेस का, मतलब जो भी फाइनल अपील होगी इन सभी मैटर, चाहे सिविल केस है, चाहे क्रिमिनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव का कोई केस है, तो उसको जो है वो फाइनल कोर्ट कौन माना जाता है, तो फेडरल सुप्रीम कोर्ट माना जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू में। और जो हमारा फेडरल सुप्रीम कोर्ट है ये रिव्यू करता है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ फेडरल statute or regulation when the constitutional issue arise the context of specific legal case before the court, ठीक है, कि बोला है कि ये क्या करते हैं, ये कोर्ट्स क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं, रिव्यू करते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी लॉ की क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका फिर सेकंड है आपका डिसेंट्रलाइज रिव्यू। यहां पर क्या किया जाता है, स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड डज नॉट हैव डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, यहां पर अलग से कोई कोर्ट या अथॉरिटी नहीं बनाई गई होती है जो कि एक्सक्लूसिवली हैंडल करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू की पावर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स को, वेरियस गवर्नमेंट्स को, इंक्लूडिंग द फेडरल, स्टेट और लोकल कोर्ट्स, इनको जो है वो अलग अलग दी होती है कि आप सभी को पावर है, आप सभी को जो है वो शक्तियां दी गई हैं, आपको सभी को पावर दी गई है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कर सकते हो। अब रोल ऑफ कैंटोनल केस और कोर्ट का क्या रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेट लेवल कोर्ट भी कहते हैं, जैसे हमारा स्टेट कोर्ट होता है ना वहां पर कैंटोनल कोर्ट होता है, ठीक है। इन एडिशन तो बोला है कि फेडरल सुप्रीम कोर्ट और स्टेट कोर्ट, स्टेट लेवल कोर्ट ऑल्सो हैव अथॉरिटी होती है कि आप रिव्यू कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को रिव्यू कर सकते हो, ठीक है, और आप रेगुलेट कर सकते हो इसको। और ये जो कोर्ट है वो एक्ट करते हैं, प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू बॉडीज आर स्टेट और कॉन्टिनेंटल लॉ, ठीक है, जो स्टेट लेवल पर लॉ बनाया गया है उसकी समीक्षा जो है वो ये करते हैं और उनके डिसीजन को देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉपुलर इनिशिएटिव एंड रेफरेंडम क्या है, तो बोला है कि कुछ ऐसे पॉपुलर इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, वो किस तरह से यहाँ पर किया जाता है, वहां के सिटीजन क्या करते हैं ना, चैलेंज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को, फेडरल कोर्ट के फेडरल लॉ को जो है वो चैलेंज करते हैं, किस तरह से कि वहां पर नंबर ऑफ लोग जो है वो इकट्ठा होंगे और एक जो है वो अपना प्रपोज जो है वो बनाएंगे और वहां पर साइन करेंगे, ठीक है, वहां पर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्नेचर करवाए जाएंगे, कलेक्ट किए जाएंगे जो सिग्नेचर, और यदि सक्सेसफुल रहता है ये पॉपुलर इनिशिएटिव, सक्सेसफुल रहता है मतलब सभी लोगों का वहां पर अच्छा सा वोटिंग रहता है, तो फेडरल सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को और कंफर्म द फॉर्मल रिक्वायरमेंट बिफोर इट इज अडॉप्टेड, ठीक है। तो यहां पर जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को जो है वो रिव्यू किया जाता है, ये एक क्या है, पॉपुलर इनिशिएटिव्स है, ठीक है। फिर है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ठीक है, बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिस्प्यूट डज नॉट रिजॉल्व थ्रू द अदर मीन्स, ठीक है, इट इज अल्टीमेटली वी रेफर्ड टू द फेडरल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कि यहां हमने बोला ना फेडरल सुप्रीम कोर्ट है वो लास्ट हमारी हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी है या कोर्ट ऑफ अपील है, तो बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट लास्ट रिजॉर्ट, यहां पर बोला है कि लास्ट में सबसे ज्यादा पावर, ठीक है, और फाइनल कौन करता है, आपका फेडरल सुप्रीम कोर्ट करता है, उसके पास लास्ट रिजॉर्ट रिसॉल्व करने की, जो भी मैटर है उसको सॉल्व करने की, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है उसको सॉल्व करने की पावर किसको है, तो आपके फेडरल सुप्रीम कोर्ट को है। फेडरल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पर जो कि बेस्ड करता है ऑन द इंटरप्रिटेशन एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन आर क्या है, बाइंडिंग होता है, उसका पहले तो डिसीजन ही क्या होगा, सभी पर एक फाइनल डिसीजन होगा और सभी लोगों पर ये क्या है, डिसीजन बाइंडिंग होगा,
ठीक है, सभी लोग जो है वो इसको फॉलो करेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरी भी है, ठीक है, सहायकता का सिद्धांत यहाँ पर बोला है। स्विट्जरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू है उसमें फॉलो किए जाते हैं कुछ एक प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरी, मीनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज शुड बी एड्रेस, जो कि ऐसे इश्यूज उठाए जाते हैं जो कि एड्रेस किए हों लोएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा। और प्रिंसिपल इनकरेजेस कॉन्टिनेंटल और आपके मतलब लोकल और स्टेट लेवल को टू हैंडल द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर वेयर आर द फिजिबल, ठीक है, कि अपने अपने लेवल पर वहां पर क्या किया जाता है। अब जैसे कि बोला यहाँ पर क्या है कि डिसेंट्रलाइज किया जाता है, कि सभी मतलब सेंट्रलाइज किया जाता है, सभी को जो है वो अलग अलग पावर दी गई है, आप अपने हिसाब से जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। तो और पॉलिटिकल नेचर ऑफ रिव्यू भी होता है, तो यहाँ पर बोला कि वहां की कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू जो है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय द पॉलिटिकल कंसिडरेशन और गिवन द फ्रीक्वेंट और यूज ऑफ रेफरेंडम, जहां पर जैसे हमने देखा कि पॉपुलर इनिशिएटिव अपनाया जाता है, वहां के सिटीजन क्या करते हैं कि पास करते हैं रेजोल्यूशन, वहां पर साइन करेंगे, सभी लोगों से साइन करवाएंगे, जितने लोग साइन करेंगे तो वहां पर फेडरल सुप्रीम कोर्ट के पास या जो है वो मैटर जाएगा, ठीक है, और वहां पर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू हो जाएगा उस लॉ से रिलेटेड जो भी इशू उठाए। तो डिसेंट्रलाइज एंड कैंटोनल ऑटोनॉमी की यहाँ पर बात करी गई है कि स्विट्जरलैंड सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू रिफ्लेक्ट करता है कि इट इज अ फेडरल और डिसेंट्रलाइज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, एम्फेसाइजिंग कैंटोनल ऑटोनॉमी एंड लोकल गवर्नेंस, ठीक है, जो कि क्या करता है कैंटोनल स्वायत्तता और स्थानीय शासन पर जो है वो जोर देता है, ठीक है। और समरली हम देखें कि समरी क्या है इसकी, तो बोला है कि आपका स्विट्जरलैंड सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू जो है वो रिलाई ऑन डिसेंट्रलाइज अप्रोच, ठीक है, यहां पर जो है वो जो समीक्षा करने की पावर है वो सभी को दी गई है, विकेंद्रीकृत किया गया है उनकी पावर्स को, लेवल ऑफ कोर्ट्स को जो है वो लेवल ऑफ वेरियस लेवल ऑफ कोर्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिव्यू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ को और डिसीजन को। सबसे ज्यादा हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है, तो आपकी फेडरल सुप्रीम कोर्ट है, उसको माना जाता है कि ये क्या है, हाईएस्ट अथॉरिटी है अपील करने की, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर को डिस्कस करने की और उसको सॉल्व करने की, और जो भी उसका डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा सभी आपके अदर कोर्ट्स पर, ठीक है। हॉर्सेस का जो सिस्टम है वो यूनिक है और यहाँ पर पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया गया है रिव्यू करने की, डायरेक्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो यही सिस्टम था हमारे अलग अलग कंट्रीज में। तो यदि आपको सेशन अच्छा लगा है और यदि आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये उसका वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर उसके साथ ज्वाइन हो सकते हैं, साथ ही साथ लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको सेशन थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा तो आप दोबारा से देख लीजिएगा एक बार 2x की स्पीड करके, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा कंपैरेटिव पब्लिक लॉ को यहाँ पर कंपैरेटिवली जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो अदर अदर कंट्रीज के प्रोविजन को डिस्कस करना और पढ़ना जो है, एक यदि आप वन शॉट में ही उसको देखोगे और समझ जाओगे तो ऐसा पॉसिबल जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन।